26 नवंबर 2008 मुंबई की शाम। ताज होटल की ऊंची मीनारें रोशनी में नहाई हुई थी। लोग नरीमन हाउस और ओबेरॉय होटल में सुकून के पल बिता रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रोज की तरह भागती दौड़ती जिंदगी। किसी को खबर नहीं थी कि कुछ ही घंटों में यह शहर इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्ने में तब्दील होने वाला है। नरीमन पॉइंट पर जहां समंदर की लहरें शांति का एहसास देती थीं, वहां अब गोलियों की आवाज गूंजने वाली थी। उस रात पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई की शांति को तहस नहस कर दिया। लश्कर तैयबा के ये आतंकवादी समंदर के रास्ते से आए थे। उनकी कलाई में बंधी जीपीएस घड़ी और उनके हाथों में AK-47 ये इशारा कर रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग कितनी प्रोफेशनल थी। ताज होटल जल रहा था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर लाशों का ढेर था। नरीमन हाउस में मासूम लोग आतंकियों के बंधक थे। भारत के इतिहास का यह सबसे लंबा 60 घंटे का ऑपरेशन था। हर भारतीय टीवी स्क्रीन पर अपने जज्बातों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू छलक ही जाते थे। इन हमलों में 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरा देश सदमे में था और पाकिस्तान वो पहले की तरह अपने आतंकियों का बचाव करने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। उसी वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत दौरे पर थे, लेकिन मुंबई में जिस वक्त खून बह रहा था, कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। प्रणब मुखर्जी, जो तब भारत के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी सख्ती दिखानी शुरू की। उन्होंने तुरंत एक पत्रकार से कहा, कुरैशी को बताओ कि मैं उनसे तुरंत बात करना चाहता हूं। फोन पर मुखर्जी ने कुरैशी को ऐसा 2 टूक जवाब दिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा, कुरैशी जी, अब आपकी यहां मौजूदगी हमारे लिए उचित नहीं है। हालात गंभीर हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप तुरंत पाकिस्तान लौट जाएं। आपकी हरकतें हमें युद्ध की ओर धकेल रही हैं। उस समय यह एक बड़ा संदेश था। कुरैशी के पास प्रणब दा की इस बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। भारत ने साफ कर दिया कि अब नरमी की कोई जगह नहीं बची। ये शब्द इतने सख्त थे कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया। मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान ने झूठ की दुकान खोल दी। अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कॉन्डोलीज़ा राइस अपनी किताब नो हायर ऑनर में बताती हैं कि पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका, चीन और सऊदी अरब को फोन करके कहा कि भारत ने युद्ध का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की ये अफवाहें इतनी फैल गईं कि व्हाइट हाउस तक पहुंच गईं। कॉन्डोलीज़ा राइस को व्हाइट हाउस से कॉल आया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक अधिकारी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमले की तैयारी में है और मुझे फौरन प्रणब मुखर्जी से बात करनी चाहिए। लेकिन जब राइस ने मुखर्जी से कॉल कनेक्ट करने की कोशिश की तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। वो उस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। कॉन्डोलीज़ा का डर और बढ़ गया कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। आखिरकार प्रणब मुखर्जी ने कॉल बैक किया। उन्होंने राइस को कहा, कॉन्डोलीज़ा, अगर हम जंग की तैयारी कर रहे होते तो क्या मैं अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहा होता। मुखर्जी ने साफ किया कि उनकी बातों को पाकिस्तान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने केवल इतना कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर कदम नहीं उठाएगा तो भारत के पास विकल्प खत्म हो जाएंगे। कॉन्डोलीज़ा राइस ने हालात को काबू करने के लिए तुरंत भारत का दौरा किया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। दोनों ने उन्हें साफ साफ कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। भारत चाहता था कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे, लेकिन वहां की कहानी कुछ और ही थी। जब राइस पाकिस्तान पहुंची तो वहां के नेता इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं थे। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने लंबी चौड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि ये आतंकी हमारे देश से हैं ही नहीं। कॉन्डोलीज़ा राइस को गुस्सा आ गया। उन्होंने गिलानी से कहा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपके लोग आपको गुमराह कर रहे हैं।
राइस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी से भी मुलाकात की। कयानी ने माना कि जांच की जरूरत है, लेकिन उनकी बातों से यह साफ था कि पाकिस्तान कार्रवाई करने से बचना चाहता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने ठोस कदम नहीं उठाए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख अशफाक कयानी से मुलाकात के बाद राइस को भरोसा हुआ कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर सकता है। मुंबई हमले के अगले 3 दिनों में प्रणब मुखर्जी ने दुनिया के 100 से ज्यादा विदेश मंत्रियों से बात की। उन्होंने हर देश को समझाया कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। लेकिन एक बात दिलचस्प थी, भारत ने इजराइल से संपर्क नहीं किया। प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा द कोएलिशन ईयर्स के 3रे वॉल्यूम में लिखा कि इजराइल से समर्थन लेना 54 इस्लामिक देशों को अलग थलग कर सकता था। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना था। 26/11 के हमले ने सिर्फ भारत पाक संबंधों में हलचल नहीं मचाई, बल्कि भारत की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। 29 नवंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल की भूमिका पर तीखी आलोचना हुई। पी चिदंबरम ने साफ शब्दों में पाटिल को हटाने की मांग की। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुखर्जी को बताया कि पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को गृह मंत्री बनाने का सुझाव दिया, लेकिन पीएम ने कहा कि मुखर्जी इस वक्त एक युद्ध जैसे हालात को संभाल रहे हैं, इसलिए चिदंबरम को गृह मंत्रालय दिया गया। कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त भारत पर भारी दबाव था, जनता युद्ध चाहती थी। अमेरिकी राजदूत डेविड मॉलफर्ड ने राइस से कहा कि भारत में युद्ध का माहौल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए इसे रोकना मुश्किल हो रहा है, लेकिन भारत ने संयम दिखाया। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। जब हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर दिए और दावा किया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो भारत ने सबूतों के साथ उसे घेरा। अजमल कसाब, जो जिंदा पकड़ा गया था, उसने खुद कबूल किया कि वो पाकिस्तान का नागरिक है। पाकिस्तान सरकार ने पहले इसे मानने से इनकार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उसे स्वीकार करना पड़ा। तो 26/11 सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये भारत की कूटनीति और दृढ़ता की परीक्षा थी। ये घटना सिर्फ 26/11 के आतंक का दर्द ही नहीं बताती, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे प्रणब मुखर्जी जैसे सख्त नेता ने पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर बेनकाब किया। उनका संयम, कड़े शब्द और हर कदम सोच समझकर उठाने की नीति ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।